हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में जो हमारी संस्कृत शिक्षण वीडियो से संबंधित वीडियो सीरीज चल रही थी, आज हम उसका पार्ट 20 करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम संप्रेषण सावधानी नाम से एक टॉपिक है हमारे शिक्षण वीडियो में, उसका अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमने कितने टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं और कितने टॉपिक और हमें अभी कवर करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय इनको कंप्लीट कर लिया है। शिक्षण के जो सिद्धांत थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया है और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हम अंतिम वीडियो में करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसका कारण है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो भाषा सेकंड है उसी में है, फर्स्ट भाषा में ये नहीं है। संस्कृत भाषा के कौशलों का हमने अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात पिछले वाले वीडियो में हमने संस्कृत अधिगम के जो संसाधन थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। और इस वीडियो में हम संप्रेषण संप्रेषण के जो साधन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात पाठ्य पुस्तकानी यानी संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी संस्कृत की जो इम्पोर्टेंट पाठ्य पुस्तकें हैं उनके बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी इस अगले वीडियो में। तो हमने इतना अपना सिलेबस कवर कर लिया है। और इसके पश्चात हम जो मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण और सतत मूल्यांकन या फिर इनके जो प्रकार है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हमारा जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संप्रेषण साधनानी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संप्रेषण साधन। तो संप्रेषण साधनों के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संप्रेषण क्या होते हैं, क्योंकि जब हमें संप्रेषण के बारे में पता होगा तभी हम संप्रेषण के साधनों के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। संप्रेषण शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की कल्पना हम संप्रेषण के बिना नहीं कर सकते। संप्रेषण वह साधन होता है जिसमें हम अपने विचारों को या फिर अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि संप्रेषण होता है उसमें क्या किया जाता है, जो अपने विचार होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। और बिना आदान प्रदान के आपको पता है शिक्षण या फिर अधिगम कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण शिक्षा में रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा में रीढ़ की हड्डी का कार्य कौन करता है, तो संप्रेषण शिक्षा में रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिना हम अपने विचार विमर्श किए या फिर बिना विचारों के आदान प्रदान के हम बच्चों को शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। जब तक शिक्षक अपने विचारों को या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक को बच्चों के सामने नहीं रखेगा तब तक वह शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। तो बिना संप्रेषण के शिक्षण या फिर अधिगम कार्य नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कि संप्रेषण शिक्षा में रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है। बिना संप्रेषण शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है सम प्लस प्रेषण। अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण किन शब्दों से मिलकर बनाता है, सम प्लस प्रेषण से मिलकर संप्रेषण बना है। सम का अर्थ होता है समान और प्रेषण यानी प्रेषित करना। प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। तो इसका अर्थ हो गया समान रूप से भेजा गया। ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि इससे एक क्वेश्चन जरूर अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है इतने ही नाम का कि संप्रेषण साधन। तो संप्रेषण के जो साधन है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे हम जानते हैं कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो संप्रेषण अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। ठीक है। और कम्युनिस शब्द का अर्थ होता है सामान्य रूप। इसका अर्थ लिख लेना आप, सामान्य रूप। जो कम्युनिस्ट है इस शब्द का अर्थ क्या होगा? लैटिन भाषा का सामान्य रूप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो संप्रेषण को कम्युनिस्ट कहते हैं और यह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है। अगला हमारा पॉइंट है जिसका अर्थ है जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसका अर्थ होता है कि अपने विचारों एवं तथ्यों, अपने विचार या तथ्य सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना कि वह उसे जान एवं समझ सके। तो विचारों का आदान प्रदान क्या है? संप्रेषण है। और इस पंक्ति में यही बताया गया है कि किसी विचार, तथ्य या सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाया जाए कि वह उसे समझ या फिर जान सके। यही क्या, जिस माध्यम से ये सूचनाएं
या फिर एक कलाएं भेजी जाती है, वह क्या है? संप्रेषण है। अगला हमारा पॉइंट है संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों, सुझावों का आदान प्रदान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है, तो जो विचार होते हैं, जो सूचनाएं होते हैं, जो संदेश होते हैं, जो सुझाव होते हैं, उनका आदान प्रदान किया जाता है। हम बोलते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं या फिर हम जो कोई भी बात बोलते हैं, तो वह किसके माध्यम से बोलते हैं? संप्रेषण के माध्यम से ही बोलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है संप्रेषण एवं निरंतर। संप्रेषण एक है, यहाँ पे लिख लेना, ये एक संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को, एक समूह है दूसरे समूह को सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को अपनी सूचनाओं को या फिर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो इसमें मेन बात ये है कि जो भी अपने तथ्य होते हैं, सूचनाएं होती हैं या फिर सुझाव होते हैं, जो हम बातें करते हैं, वह हम संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। यही क्या है इसका मूल, इसमें याद रखने वाली बात है। आगे हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। इन परिभाषाओं के बाद में हम संप्रेषण के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा एक मूल टॉपिक है। हमारी फर्स्ट परिभाषा है न्यूमैन तथा समर के अनुसार। इन्होंने बताया है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों एवं भावनाओं का विनिमय है। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। तो इन्होंने भी यही बताया है कि संप्रेषण दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके मध्य जो तथ्य, विचार, समितियां या फिर भावनाओं का विनिमय होता है, वही क्या है? संप्रेषण है। अगली हमारी परिभाषा है थियो हेमन के अनुसार। इन्होंने बताया कि संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं देने तथा समझने की प्रक्रिया है। आप इन दोनों परिभाषाओं से भी देखेंगे कि एक अर्थ निकलता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या है? संप्रेषण है। अब हम साधनों से पहले संप्रेषण के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इनका ऊपर से हम अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो संप्रेषण दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा हमारा है अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, तो संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। आगे शाब्दिक संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है, मौखिक और लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण के भी ये माध्यम है, प्रकार नहीं है ये अशाब्दिक संप्रेषण के। तो हमारा पहला क्या है? शाब्दिक संप्रेषण, यानी शब्दों के माध्यम से जो संप्रेषण या फिर विचार विनिमय का कार्य किया जाता है, वह क्या होता है? शाब्दिक संप्रेषण होता है, जिसके अंतर्गत हम मौखिक रूप से भी, या तो हम मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिखित रूप से अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? दोनों शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हो गए। शाब्दिक संप्रेषण क्या होगा? जिसमें शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, या फिर बोलकर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो ये सब क्या है? शाब्दिक संप्रेषण है। और शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, लिखित और मौखिक। अगला हमारा है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसको मतलब आप किसी संकेत के माध्यम से, आप बिना बोले किसी विचार को या फिर किसी बात को बताते हो, बिना बोले या फिर किसी संकेत के माध्यम से आप किसी बात को दर्शाते हो, तो वह आप अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। तो आप किसी वाणी संकेत के माध्यम से संप्रेषण कर सकते हैं। फिर चक्षु संपर्क, यानी आंखों के सर, चक्षु क्या होते हैं? हमारे आंख होती है, तो आंखों से आप किसी की तरफ इशारा करके बता सकते हैं कि ये चीज़, जैसे आंखों से भी आप संप्रेषण का कार्य कर सकते हैं। मुख मुद्रा, यानी मुख को भी आप, जैसे कि आप देखते हैं कि स्टिकर्स होते हैं, जो सैड होते हैं, तो अगला समझ जाता है हाँ ये सैड है, या फिर आप हंसी वाला भेज देते हैं, वो क्या, आप क्या कर रहे हो? अशाब्दिक संप्रेषण कर रहे हो। आप जो व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हो, तो उसमें वो स्टिकर्स होते हैं ना, ऐसे मुंह नीचे की तरफ होगा तो वह ऐसे समझ जाएगा हाँ ये सैड है। तो ये क्या है? स्टिकर्स क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण ही है, ठीक है। अगला है संपर्क संप्रेषण, किसी चीज को स्पर्श करके आपने बता दिया कि ये चीज है, इस प्रकार है। और आपने देखा होगा कि जब ट्रेन को जब स्टार्ट करना होता है तो लाल झंडी उसके दिखाई जाती है, तो वह लाल झंडी क्या है? एक अशाब्दिक संप्रेषण ही है। तो अशाब्दिक संप्रेषण हम वाणी संकेत से भी कर सकते हैं, चक्षु संपर्क से भी कर सकते हैं, मुख मुद्रा से भी कर सकते हैं, और स्पर्श संपर्क से भी अशाब्दिक संप्रेषण कर सकते हैं। तो बस आपको ऊपर से इतना याद होना चाहिए कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, अशाब्दिक और अशाब्दिक, और इनके थोड़े से प्रकार आपको
ये जो इनके बारे में बताया गया है इनको याद रखना, ज़्यादा गहराई में आपको नहीं जाना। वैसे संप्रेषण है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें इतना ही याद करना है जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा गहराई से हमारे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम इनका अध्ययन करेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है संप्रेषण साधन। संप्रेषण साधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मुद्रित, अमुद्रित। मुद्रित का अर्थ है प्रिंटेड, और जो प्रिंटेड नहीं होते हुए क्या होंगे? अमुद्रित। ठीक है, तो प्रिंटेड, अब आप यहाँ पे इनसे अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, तो संप्रेषण के साधन कितने हो गए? मुद्रित और अमुद्रित। अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण साधन के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार हैं, पहला है मुद्रित और दूसरा है अमुद्रित। अब मुद्रित कौन सी सामग्रियां होंगी? जो स्वयं अनुदेशित, स्वयं अनुदेशित यानी जो आप अपने हाथ से लिखते हो, जिसके आप नोट्स बनाते हो, या फिर कोई भी आप किसी कार्य को अपने हाथ से कर रहे हो, तो वह क्या है? मुद्रित है। स्वयं अनुदेशित, अनुदेशित का अर्थ होगा अब आपके हाथ से, अपने हाथ से किया हुआ कार्य क्या होता है? स्वयं अनुदेशित सामग्री होती है। ठीक है, और अमुद्रित में क्या होंगे? अमुद्रित के अंतर्गत जितने भी सर्वदर्शी सामग्रियां होती हैं वो सारी किस में आएंगी? अमुद्रित में आएंगी। और मुद्रित में कौन सी आएंगी? जो हाथ से लिखी हुई होंगी वह किस में आएंगी? मुद्रित में आएंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और सर्वदर्शी सामग्री के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में समझ लिया है। तो मुद्रित सामग्री के में कौन से आएंगे? स्वयं अनुदेशित सामग्रियां, जो कि आप अपने हाथ से लिखते हैं, वह कौन सी सामग्रियां होती हैं? स्वयं अनुदेशित सामग्रियां। एग्जाम्पल के तौर पे आप अन्य को देख सकते हैं, समाचार पत्र है, कोई शोध है, वर्कबुक है, शब्दकोश है, एटलस है, एनसाइक्लोवीडियो, ये कौन से होते हैं? एनसाइक्लोपीडिया। ये क्या होगी? ये होगी विश्व शब्द कोश। एनसाइक्लोपीडिया का हिंदी में अर्थ क्या होगा? विश्व शब्दकोश, जिसमें विश्व के शब्दों यानी विश्व में जितने शब्द होते हैं, फिर विश्व के शब्दों के बारे में बताया जाता है, वह क्या होता है? विश्व शब्दकोश होता है। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया क्या है? विश्व शब्दकोश है। तो ये सारे क्या है? ये है मुद्रित सामग्रियां, फिर इनको हाथ से लिखी हुई सामग्रियां, फिर स्वयं अनुदेशित सामग्रियां, इन सबको हम कह सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए। अमुद्रित सामग्रियां में दर्शक सर्वे साधन होते हैं, वो होंगे। तो इसमें सर्वे साधन कौन से हैं जिनसे हम सुन सकते हैं? टेप रिकॉर्डर और रेडियो। और दृश्य सामग्रियों में चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्क्रिप्ट, प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर और एंड डायस्कोप। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संप्रेषण के साधन। आपसे किसी प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि मुद्रित सामग्री कौन सी है या फिर अमुद्रित सामग्री कौन सी है। आपको ऐसे पूछा कि निम्न में से मुद्रित सामग्री कौन सी है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें 1 मुद्रित होगी और 3 जो अन्य होंगी वह क्या होंगी? अमुद्रित होंगी। तो आपको इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप क्या करते हो कि ऐसे जो छोटे टॉपिक होते हैं उनके बारे में आप ध्यान नहीं देते, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आपको पूरा जितने भी हमारे शिक्षण उद्योग में टॉपिक है उनको कम्प्लीटली अध्ययन करके ही जाना है। और आपको अभी पूरे लगभग आपको 2-4 वीडियो में आपका कोर्स भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा अगला बिंदु है संप्रेषण की समस्या, यानी संप्रेषण का जब कार्य किया जाता हो तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जिसमें से हमारी पहली समस्या है भौतिक समस्या, सेकंड समस्या होगी हमारी भाषा संबंधी समस्या, और थर्ड समस्या हमारी होगी मनोवैज्ञानिक समस्याएं। अब हम एक एक करके सभी समस्याओं का बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली होगी भौतिक समस्याएं। भौतिक समस्या के अंतर्गत वातावरण, शोर, खराब स्वास्थ्य, ध्यान अकेंद्रित, इन सबको रखा गया है। वातावरण किस प्रकार से? जैसे कि अगर ठंड का मौसम है या फिर वहाँ पे धूल भरी आंधी आ रही है, तो संप्रेषण सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, जो कम्युनिकेशन है वह सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार वातावरण का भी अच्छा होना कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। शोर, अगला हमारा पॉइंट है शोर। अगर विद्यालय है या फिर कोई भी जहाँ पे आप संप्रेषण का कार्य करवा रहे हैं किसी भी स्थल पर, तो उसके आसपास अगर शोर होगा तो वहाँ पर एक अच्छा संप्रेषण नहीं हो पाएगा। अगला हमारा पॉइंट है खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य भी अच्छे संप्रेषण के लिए एक बाधा है। ध्यान अकेंद्रित हो सकता है, या तो टीचर का ध्यान अकेंद्रित हो या फिर जो संप्रेषण ग्रहण कर रहा है उसका ध्यान अकेंद्रित हो। तो ये सब क्या है? भौतिक सुविधाएं हैं और भौतिक रूप से संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
ठीक है, तो अगली हमारे बिंदु है भाषा संबंधी बाधाएं। भाषा संबंधी बाधाएं कौन सी होंगी? हो सकता है बच्चा या फिर टीचर जो भी संप्रेषण का कार्य करवा रहा है वह गलत उच्चारण कर रहा हो, अस्पष्ट व अनावश्यक उच्चारण कर रहे हो, तो ये सब क्या है? भाषा संबंधी बाधाएं होंगी। और मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अनुसार बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक चिंता। आवश्यकता से अधिक चिंता आपको पता है कि हानिकारक होती है। अगर आप आवश्यकता से अधिक टेंशन करोगे तो न तो आप सही प्रकार से पढ़ाई कर पाओगे और न ही आप अपने विचारों को सही प्रकार से रख पाओगे, यानी संप्रेषण का साधन, संप्रेषण आप सही प्रकार से नहीं कर पाओगे। तो आवश्यकता से अधिक भी चिंता भी क्या है? एक संप्रेषण की समस्या है। पूर्वाग्रह से पीड़ित, पूर्वाग्रह का अर्थ है कि आप पहले से आपके मन में कोई अवधारणा बनी हुई है। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? पहले से बनी हुई अवधारणा पूर्वाग्रह होती है। आप जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि गणित, आपने ये अवधारणा बना ली अपने मन में कि गणित तो बहुत ही हार्ड है, तो आप ये जान लेना कि आपको गणित हमेशा हार्ड ही लगेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपने न तो गणित को पढ़ा है अभी तक और न ही उसे समझा है, और आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि गणित तो बहुत ही हार्ड विषय है। तो ये क्या है? आपका पूर्वाग्रह है। आप पूर्वाग्रह से पीड़ित हो और किसी भी विषय के लिए आपको कभी भी ऐसे नहीं, मतलब ऐसी अवधारणाएं नहीं बनानी चाहिए कि ये विषय हार्ड है या फिर ये विषय सरल है। सरल है ये तो बनाओ, क्योंकि जब आप ऐसे बनाओगे कि ये विषय तो बहुत सरल, तो आप उसे अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश करोगे। लेकिन आप ऐसी नकारात्मक अवधारणा किसी भी विषय के लिए आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उससे आप डिमोटिवेटेड होते हो और उस विषय को आप पढ़ने का मन नहीं करते। तो ये आपके लिए ही नुकसान होता है। और कोई भी विषय हार्ड या फिर समझने वाला नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक काम करना, अगर आपको कोई भी विषय हार्ड लगे या फिर आप ऐसे सोचो कि ये विषय तो मेरे को आएगा ही नहीं, आप ऐसे करना कि आप दिन रात उसी विषय को पढ़ना, उसी विषय से संबंधित आप सारी जानकारी है उनको खोजने का प्रयास करना। आप देखना कि आप 10 दिन में आप उस विषय को, वह विषय आपको एकदम आसान लगने लगेगा। आप एक बार आप ट्राई नहीं करते और उससे पहले ऐसी अवधारणाएं बना देते हैं कि नहीं ये विषय तो बहुत हार्ड है। तो आप ऐसा न करें, आप पहले उस विषय को समझें, उस टॉपिक को समझें कि इस टॉपिक में क्या पूछा गया है और ये विषय है इसमें क्या पूछा गया। आप उसका 2-3 बार जब रिविजन करेंगे तो वह आपके लिए सरल बन जाएगा। तो किसी भी विषय के लिए पूर्वाग्रह से पीड़ित न हो। आप किसी भी चीज़ को लेकर आप पहले अवधारणा न बनाएं जब तक कि आपको पता न हो, उस विषय के बारे में आपने स्वयं से अध्ययन न किया हो, उससे पहले आप उससे संबंधित पूर्वाग्रह न बनाएं। अगला हमारा पॉइंट है अलाभकारी अनुभव, यानी कि आपको पहले से अनुभव हुआ है कि रीट तो मेरे से पास होनी नहीं, तो आप ये क्या है? अलाभकारी अनुभव है, और आप आपने ऐसे सोच बना ली कि रीट मेरे से पास नहीं होगी, तो यह भी एक संप्रेषण की समस्या ही है। अगला हमारा है अपूर्ण जिज्ञासा। आप में जिज्ञासा ही नहीं है संप्रेषण या फिर जो अगला बता रहा है उस बात को समझने की, तो ये भी क्या है? एक संप्रेषण में समस्या है। अगले हमारे कुछ अलग से पॉइंट है सैद्धांतिक बाधाएं। सिद्धांत बना लेते हैं, वही पूर्वाग्रह वाली सी बात है कि कुछ लोग होते हैं वो सिद्धांत बना लेते हैं अपने कि ऐसा मेरे से नहीं होगा, तो ये क्या है? एक संप्रेषण में बाधा है। पद सोपान की बाधाएं। पद सोपान की बाधाएं मतलब जो कुछ लोगों में ऐसे होता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, अपने आप को बहुत ही बड़ा मानते हैं, तो वह क्या एक पद सोपान की बाधाएं भी संप्रेषण में बाधा बन सकती हैं। भाषा संबंधी कठिनाइयां हमने देख लिया। धन का अभाव भी संप्रेषण में समस्या है संप्रेषण की। अगला हमारा पॉइंट है संगठन के आकार की बाधाएं। संगठन की कमी भी संप्रेषण में बाधा है। रुचि का अभाव भी संप्रेषण में बाधा है। और अंतिम पॉइंट है समस्या संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग न करना। जो संप्रेषणों का माध्यम है उनका प्रयोग न कर पाना भी संप्रेषण में बाधा है। ठीक है, तो ये है हमारा हो गया संप्रेषण के साधन। इससे अगले वाले वीडियो में हम पाठ्य पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। धन्यवाद।